फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे जी क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने कहा है कि स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या कहता है कि दो बॉडी लेट हमारे पास दो बॉडी हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। उसको हम एक्सप्लेन किया था न्यूटन के थर्ड लॉ ने। न्यूटन ने एक थर्ड लॉ पेश किया था जिसमें उसने हमें बताया था कि दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गए, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। उसे हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जो फोर्स को एक्सर्ट कर रही है ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट है, एक दूसरे के रिवर्स है। अगर एक फॉरवर्ड है तो दूसरी रिवर्स बाइस फोर्स लगेगी, दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा न्यूटन का थर्ड लॉ जिसमें दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। क्या हो? ऑपोजिट हो। उसे हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू फोर्सेस रिप्रेजेंट ए म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ये जो हमारे पास दो फोर्स हैं, एक वेट की वजह से है, एक ये वेट के हैं एक्शन फोर्स, और उसके रिएक्शन में टेबल लगा रहे हैं बुक के ऊपर फोर्स। उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन। म्यूचुअल का मतलब होता है अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारे पास क्या कह रहे हैं? टू फोर्सेस रिप्रेजेंट ए म्यूचुअल इंट्रैक्शन। ये दोनों फोर्सेस हैं, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, ये म्यूचुअल इंट्रैक्शन को शो करती हैं। एंड ईच एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और हर एक एक्ट करती हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट। पहले भी मैंने आपको बताया कि जो फोर्स लगेगी वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हो गए दोनों ही डिफरेंट हो गए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए तो फिर ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम हो गए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, फिर ही हमारे पास म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगा। म्यूचुअल इंट्रैक्शन मीन अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा तो दूसरा फर्स्ट के ऊपर लगाएगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इसलिए हम लोग दो बॉडी ले लिया, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोगों ने ले लिया है। ये टेबल है हमारे पास, टेबल के ऊपर ये हमने बुक प्लेस कर दी है। अब बुक के ऊपर जो वेट की फोर्स लग रही है वो लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड में। वेट लग रहा है डाउनवर्ड टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन टेबल क्या कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट में फोर्स एक लगा रहे हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। ये डाउनवर्ड है लेकिन जो टेबल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? अपवर्ड फोर्स। क्या है जी? अपवर्ड फोर्स। ये एक्शन फोर्स बुक लगा रही है टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो वेट की वजह से लग रही हैं। इसी तरह जो रिएक्शन में फोर्स लग रही हैं बुक की वजह से, जो टेबल के ऊपर लग रही है एक्शन फोर्स, और एक्शन फोर्स लगेगी तो फिर ही रिएक्शन फोर्स लगेगी। जब ये एक्शन फोर्स बुक लगाएगी टेबल के ऊपर, हम लोगों ने प्लेस की है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके रिज़ल्ट में टेबल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी, इस अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन ऑफ द टेबल फोर्स। और ये हमारे पास है वेट ऑफ द बुक। जो वेट ऑफ बुक वो डाउनवर्ड है, मीन इसके जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन टेबल इसके रिज़ल्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर या एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हम पाँव के ज़रिए क्या करते हैं? ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब ज़मीन के ऊपर फोर्स लगती हैं, जब भी आपने कभी हम वॉक करते हैं तो हम कैसे आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसके पहले हम क्या करते हैं? पाँव के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ पाँव हम ज़मीन के ऊपर एक फ़ोर्स लगाते हैं, वो एक्शन फोर्स होती हैं। फिर उसके रिज़ल्ट में हम ज़मीन हमारे ऊपर एक फ़ोर्स लगाती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से हम क्या करते हैं? आगे की तरफ भागना या चलना शुरू कर देते हैं। वो
बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ही एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। जितनी फोर्स हम ज़्यादा ज़मीन के ऊपर लगाएंगे उतनी ही तेज़ी से हम भागना शुरू कर देंगे। हम पाँव के ज़रिए क्या एक्शन फोर्स लगाएगी ज़मीन के ऊपर, उसी के रिज़ल्ट में क्या करेगी ज़मीन हमारे ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगी जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। हम पीछे की तरफ ज़मीन को धकेलेंगे, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलेगी। जो मैग्नीट्यूड में फोर्स इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगी। ये थी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल। ये एक टेबल वाली है कि हम ज़मीन के ऊपर जो चलते हैं वॉक करते हैं। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम F इज़ इक्वल टू dp/dt हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। बाव इक्वेशन को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। ये फोर्स 1 और 2 हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट है। तो F1 हमारे पास क्या आ गया dp/dt और इसी तरह F2 हमारे पास आ गया नफ़ी dp/dt। तो P हमारे पास इक्वल होता है mv, मास m1 v1 आ गया और मास m2 v2। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो दोनों का मास भी डिफरेंट होगा तो वेलोसिटी भी सारी बात है डिफरेंट होगी। मास डिफरेंट होगा तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, इसलिए ये m1 है ये m2 है। अगर सेम ऑब्जेक्ट होते तो फिर मास सेम होना था, लेकिन आज यहाँ ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसका मास, टेबल का मास कुछ और है, बुक का मास कम है या ज़्यादा है जो भी, ठीक है ना। m1 फ़र्ज़ की हमारे पास ये बुक का मास है, m2 हमारे पास ये टेबल का मास है जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस के ऊपर लगा रही हैं। वेलोसिटी dv/dt dv1/dt। उसके बाद हमारे पास इसकी जगह आ गया एसिलेशन होता है। वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास एसिलेशन आता है, ये a1 आ गया। इसी तरह हमारे पास -m2 dv/dt a2 हमारे पास आ गया। एसिलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी लेकिन मास एक स्केलर है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आया। अब हमारे पास m2/m1 जब हम लोग इसमें से फाइंड करेंगे m2 इधर तो m1 इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और a1/a2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब है कि रेशो ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मास की रेशो इक्वल होती हैं। एसिलेशन रेशो ऑफ एसिलेशन के इक्वल तो होती हैं लेकिन साइन क्या आता है उनके नेगेटिव ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ एसिलेशन। मास m2 a1 एसिलेशन m1 के कंपेयर में a2 एसिलेशन। नेगेटिव साइन शो करता है कि टू एसिलेशन और अपोजिट, दोनों की वजह जो फोर्स लग रही है एसिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है कि एसिलेशन अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स और एसिलेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma। अगर फोर्स दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसका मतलब है एसिलेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। F इज़ इक्वल टू ma, मास तो उसमें कांस्टेंट होता है लेकिन फोर्स और एसिलेशन का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिलेशन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एसिलेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। फॉर एग्जांपल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बाय बुक एंड टेबल, ये उसकी एग्जांपल है जी। बुक एंड टेबल, बुक और टेबल इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह हम ज़मीन के ऊपर जो वॉक करते हैं वो भी न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। उसके बाद आता है जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ के दरमियान रिलेशन। जो न्यूटन थर्ड लॉ है आल्सो गिव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल करें तो हमें लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। वो कैसे? दो आइसोलेटेड हम लोगों ने सिस्टम लिए थे, दोनों में फोर्स क्या थी मैग्नीट्यूड में इक्वल थी लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट थी। तो हम लोगों ने क्या करना है न्यूटन सेकंड लॉ का यूज़ करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। F इज़ इक्वल होता है dp/dt, तो F1 की जगह हमारे पास dp1/dt आ जाएगा। इसी तरह इज़ इक्वल टू -F2 की जगह आ जाएगा dp2/dt। तो हमारे पास इसको हम लोग लेफ़्ट साइड को राइट साइड में ले गए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो डेरिवेटिव इसका कॉमन आ जाएगा p1 + p2 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, p1 + p2 बच जाएगा वेक्टर इज़ इक्वल टू। जब भी हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। 0 कांस्टेंट है तो इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा नंबर। तो हमारे पास इसका मतलब है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। का न्यूटन थर्ड लॉ में फोर्स लगने के बावजूद लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या रहता है जी? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है।
तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि दो बॉडी हैं जिनमें क्या है जी, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये दो डिफरेंट बॉडी हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाते हैं, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल डिस्कस की। एक हम लोगों ने टेबल और बुक की एग्जांपल डिस्कस की। इसके हमने टेबल के ऊपर एक बुक को प्लेस किया है, जो बुक है वो टेबल के ऊपर फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो टेबल है वो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। इसी तरह हम लोगों ने एक और एग्जांपल डिस्कस की कि जब हम ज़मीन के ऊपर वॉक करते हैं या चलना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पाँव की हेल्प से ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो उसके रिज़ल्ट में ज़मीन हमें हमारे ऊपर एक फ़ोर्स लगाती हैं जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। हम पाँव के ज़रिए हेल्प से ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसी के रिज़ल्ट में ज़मीन हमारे ऊपर फोर्स लगाती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं या रनिंग करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दो फोर्स हो जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, और कौन से ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो उनसे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।